नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को लाल किले से देश को करेंगे संबोधित। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष का है मौका। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। यह जानकारी सोमवार को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने दी। दोस्तों, इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष पर एक विशेष सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस मौके पर 400 रागी सिख संगीतकार शबद कीर्तन का गायन करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से किया जाएगा। दोस्तों, मंत्रालय ने कहा कि इस कार्यक्रम में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और देश व दुनिया की कई नामचीन हस्तियां शामिल होंगी। सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के तहत किया जा रहा है। दोस्तों, पिछले साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वें गुरु तेग बहादुर के प्रकाश वर्ष पर दिल्ली स्थित शीशगंज गुरुद्वारे पहुंचे और माथा टेककर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ चेक पोस्ट पर आतंकी हमला, एक जवान शहीद, 2 घायल। जी हां दोस्तों, पुलवामा जिले के काकोपुरा इलाके में एक आतंकी हमला हुआ है। इस आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी के शहीद होने और 2 के घायल होने की जानकारी सामने आई है। दोस्तों, यह आतंकी हमला केंद्रीय रेलवे पुलिस बल की चेक पोस्ट पर हुआ। हमें इस मामले की अभी अधिक जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रामनवमी और हनुमान जयंती पर दिल्ली समेत 7 राज्यों में हुई हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, दाखिल हुई कई याचिकाएं। जी हां दोस्तों, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में रामनवमी और दिल्ली में हनुमान जयंती के अवसर पर निकाले गए धार्मिक जुलूस के दौरान हिंसा मामले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दाखिल की गई है। एडवोकेट विशाल तिवारी ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जुडिशियल कमीशन के जरिए इन राज्यों में हुई हिंसा की जांच कराए जाने की मांग की। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, राजस्थान के करौली, गुजरात के साबरकांठा, आनंद और द्वारका में एवं मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के दिन निकाली गई शोभा यात्रा पर कथित पथराव के बाद हिंसा भड़क गई थी। इसके अलावा कर्नाटक और झारखंड में भी हिंसा की वारदातें हुई थी। वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के दिन निकाली गई शोभा यात्रा पर कथित पथराव के बाद हिंसा भड़क गई थी। दिल्ली की जहांगीरपुरी में हुई हिंसा को लेकर अमृतपाल सिंह खालसा नाम के एक वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन के समक्ष एडवोकेट विशाल तिवारी ने एक पत्र याचिका दायर की है, जिसमें शीर्ष अदालत से इन घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेकर सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग गठित करने और अपनी निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कोरोना पर फिर सख्ती, यूपी सरकार ने फेस मास्क किया इन जगहों पर अनिवार्य। जी हां दोस्तों, देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। दिल्ली और NCR में सबसे ज्यादा कोरोना केस निकल रहे हैं। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर योगी सरकार ने गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और लखनऊ में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। दोस्तों, राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि NCR जनपदों गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और लखनऊ जनपद में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना जाना अनिवार्य किया जाए। इन जिलों में वैक्सीनेशन से छूटे लोगों को चिन्हित कर वैक्सीनेट किया जाए। पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाए। लक्षण युक्त लोगों की टेस्टिंग कराई जाए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, CM योगी सोमवार को टीम 9 के साथ राज्य के जिले में कोरोना की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली हिंसा में केस में बड़ी कार्रवाई, BHP बजरंग दल पर FIR, जिला सेवा प्रमुख गिरफ्तार, बिना परमिशन निकाली थी शोभा यात्रा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद VHP और बजरंग दल के सदस्यों पर भी केस दर्ज किया है। उन पर बिना परमिशन के शोभा यात्रा निकाले जाने का आरोप है। पुलिस ने VHP के जिला सेवा प्रमुख प्रेम शर्मा को भी गिरफ्तार किया। उधर हनुमान जयंती दंगों के मुख्य आरोपी अंसार और असलम सहित 14 लोगों को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने असलम और अंसार की 2 दिन की पुलिस रिमांड बढ़ा दी है। बाकी 12 आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। दोस्तों, दिल्ली के जहांगीरपुरी में सोमवार को एक बार फिर पथराव की घटना सामने आई। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम वीडियो फुटेज के आधार पर सोनू चिकना की पत्नी को हिरासत में लेने के लिए जहांगीरपुरी के C ब्लॉक स्थित मकान में गई थी। उसी दौरान कुछ लोगों ने घरों से पुलिस पर पत्थरबाजी की।
सोनू चिकना वही शख्स है जिसने 16 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव के दिन हिंसा के दौरान फायरिंग की थी। हालांकि पुलिस ने बताया कि यह एक छोटी सी घटना थी। आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश को मिला अगला सेना प्रमुख। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे देश के अगले सेना प्रमुख। नियुक्ति को सरकार ने दी हरी झंडी। जी हां दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे देश के नए सेना प्रमुख होंगे। केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगले सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया है। आगामी 30 अप्रैल को लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को भारतीय सेना की कमान सौंप दी जाएगी। मनोज पांडे देश के पहले इंजीनियर होंगे जिन्हें सेना प्रमुख की कमान सौंपी जाएगी। वर्तमान सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे इस माह के आखिरी में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। दोस्तों, मनोज मुकुंद नरवणे के बाद लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ही सेना में सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। जनरल नरवणे को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे माना जा रहा है। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन दिया गया था। वह स्टाफ कॉलेज कंपलरी यूके से स्नातक हैं और उन्होंने आर्मी वॉर कॉलेज महू और दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज में हायर कमांड कोर्स में भी भाग लिया था। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने अपनी 37 साल की सेवा में ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम में सक्रिय भाग लिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ललित मोदी पर बायोपिक। आईपीएल शुरू करने वाले कंट्रोवर्सी किंग ललित मोदी पर बनेगी फिल्म। 12 साल से देश से हैं फरार। जी हां दोस्तों, आईपीएल के पहले कमिश्नर ललित मोदी पर फिल्म बनने जा रही है। इस बात की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया के जरिए शेयर की है। दोस्तों, इस फिल्म को तर्रासी और थलाईवी के प्रोड्यूसर विष्णु धवन इंदुरी लेकर आ रहे हैं। ये फिल्म स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोरिया मजूमदार की ललित मोदी पर लिखी किताब पर बेस्ड होगी। फिल्म के लिए एक्टर अभी फाइनल नहीं हुए हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ललित मोदी ने आईपीएल की शुरुआत की थी। वो 2005 से 2010 तक बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट रहे थे। 2008 से 10 तक आईपीएल के चेयरमैन और कमिश्नर रहे। 2010 में ललित मोदी को धांधली के आरोप में आईपीएल कमिश्नर के पद से सस्पेंड कर दिया गया था। इसके अलावा उन्हें बीसीसीआई से भी सस्पेंड कर दिया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपों के बाद 2010 में ललित मोदी देश से फरार हो गए थे। दोस्तों, फिल्म में ललित मोदी की कंट्रोवर्शियल जिंदगी को दिखाया जाएगा। आईपीएल की शुरुआत करते हुए ललित मोदी ने अपने परिवार के कई सदस्यों को आईपीएल में हिस्सेदारी भी दिलाई थी। इसी के साथ कई और ऐसे काम किए जिनसे उनके परिवार और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एमवे इंडिया पर मार्केटिंग की आड़ में पिरामिड फ्रॉड का आरोप। ईडी ने कुर्क की 757 करोड़ से अधिक की संपत्ति। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एमवे इंडिया के खिलाफ परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने बड़ी कार्यवाही की है। ईडी ने सोमवार को बताया कि मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि एमएलएम योजना को बढ़ावा देने वाली कंपनी एमवे इंडिया की 757 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कुर्क किया गया है। कंपनी पर मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम चलाने का आरोप है। जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि एमवे इंडिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड की अस्थायी रूप से कुर्क संपत्तियों में तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में भूमि और कारखाना भवन, प्लांट और मशीनरी, वाहन, बैंक अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट शामिल है। दोस्तों, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कुर्क कुल 757.77 करोड़ रुपए की संपत्ति में से अचल और चल संपत्ति 411.83 करोड़ रुपए है, जबकि शेष एमवे से संबंधित 36 बैंक अकाउंट्स में जमा 345.54 करोड़ रुपए की राशि है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग जांच में खुलासा हुआ है कि एमवे डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्क की आड़ में पिरामिड फ्रॉड चला रहा है। परिवर्तन निर्देशालय ने कंपनी पर एक मल्टी लेवल मार्केटिंग घोटाला का आरोप लगाया, जहां कंपनी द्वारा पेश किए गए अधिकांश उत्पादों की कीमत खुले बाजार में उपलब्ध प्रतिष्ठित निर्माताओं के वैकल्पिक लोकप्रिय प्रोडक्ट्स की तुलना में अत्यधिक थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड के पहाड़ों पर चारों तरफ जंगल में लगी आग। पर्यटकों को नहीं हो पा रहा हिमालय के दर्शन। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के पहाड़ में चारों तरफ जंगलों की आग लगने से धुंध ही धुंध है, जिससे पहाड़ में आकर पर्यटकों को हिमालय के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। पिछले 2 साल से कोरोना काल के बाद पर्यटकों का रुख पहाड़ की तरफ बढ़ा है। अगर जल्द ही आग पर काबू नहीं पाया गया तो पर्यटकों की संख्या में कमी हो सकती है। दोस्तों, गर्मियों में हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक पहाड़ों का रुख करते हैं, जिससे
जिससे पर्यटन से जुड़े लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन इस बार अप्रैल माह में ही सैकड़ों किलोमीटर जंगल जलकर सुहा हो गए। पिछले सप्ताह 4 दिनों की छुट्टी से पहाड़ों में होटल पूरी तरह से पैक हो गए थे, लेकिन जंगलों की आग होटलों तक पहुंचने का खतरा बढ़ रहा है, जिससे पर्यटकों की चिंता बढ़ गई है। होटल व्यवसायी भी अब कह रहे हैं कि जंगलों की आग को बुझाने के लिए वन विभाग को अपने प्रयास तेज करने चाहिए, वरना जंगल पूरे जल जाएंगे और इससे पर्यटकों को भारी नुकसान होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्रीलंका संकट के बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने बनाई 17 मंत्रियों की नई कैबिनेट। जी हां दोस्तों, श्रीलंका में आर्थिक और राजनीतिक संकट जारी है। इसी बीच विपक्ष ने मंगलवार से शुरू हो रहे संसद सत्र में राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया। इससे पहले उन्होंने नया मंत्रिमंडल बनाकर विपक्ष की चाल को विफल करने का प्रयास भी किया है। दोस्तों, न्यूज वायर ने बताया कि राजपक्षे ने 17 मंत्रियों को शामिल कर नया मंत्रिमंडल गठित किया है। उल्लेखनीय है कि श्रीलंका इस वक्त आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। राजपक्षे सरकार बड़ी मुसीबत में है। मंगलवार से कोलंबो में संसद का सत्र शुरू होगा। विपक्षी दलों का गठबंधन राजपक्षे सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सोना हुआ महंगा, चांदी की भी बढ़ गई है कीमत। जानिए क्या है आज के दाम। जी हाँ दोस्तों, सराफा बाजार में आज पहले कारोबारी दिन सोना और चांदी की दोनों की कीमतों में उछाल आया है। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना 542 रुपए की तेजी के साथ, जबकि चांदी 993 रुपए की तेजी के साथ 52,919 रुपए और 68,939 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एसबीआई और एक्सिस बैंक के ग्राहकों को लगा तगड़ा झटका, बढ़ गई लोन की ब्याज दरें। जी हां दोस्तों, देश में बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की जेब ढीली कर रखी है। अगर आप एसबीआई या एक्सिस बैंक के ग्राहक हैं तो आपको एक और बड़ा झटका लगने वाला है। जी हां दोस्तों, दरअसल दोनों ही बैंकों ने अपने लोन की ब्याज दरें बढ़ा दी है। पहले सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने लोन महंगा किया, उसके बाद एक्सिस बैंक ने भी लोन की ब्याज दरें बढ़ा दी है। दोस्तों निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक ने सोमवार को अपनी ब्याज दरों में 0.04% की बढ़ोतरी कर दी। बैंक ने इसकी जानकारी दी है। इससे पहले सोमवार को ही एसबीआई ने भी इंटरनल बेंचमार्क से जुड़ी ब्याज दरों में 0.10% का इजाफा कर दिया है। दोस्तों बैंक ने कहा है कि नई ब्याज दरें 15 अप्रैल से ही प्रभावी मानी जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आम आदमी को एक और झटका, अंडे से लेकर फल दूध सब कुछ हुआ महंगा। जी हां दोस्तों, आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर लगातार झटके मिल रहे हैं। पिछले दिनों रिटेल इन्फ्लेशन के 17 महीने का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद अब थोक महंगाई दर नए लेवल पर पहुंच गई है। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च में थोक महंगाई दर बढ़कर 14.55% के स्तर पर पहुंच गई। इससे पहले फरवरी में यह 13.11% और जनवरी में 12.96% थी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI में इजाफा होने से बाजार में चीजें महंगी हो जाती है। इससे बाजार में थोक सामान की कीमत का पता चलता है। महीने के आधार पर बात करें तो खाने पीने की चीजों की थोक महंगाई दर 8.47% से बढ़कर 8.71% हो गई है। इसी तरह आलू की महंगाई दर 14.78% से बढ़कर 24.62% हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर बाजार हुआ धड़ाम, शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, 1100 अंक से ज्यादा टूटकर बंद हुआ सेंसेक्स। जी हां दोस्तों, 4 दिन से बंद शेयर बाजार में आज जबरदस्त गिरावट देखी गई। शेयर बाजार आज लाल निशान पर बंद हुआ। सप्ताह के पहले कारोबार दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स सूचकांक 1172 अंक यानी कि 2.01% की गिरावट के साथ 57,166 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी सूचकांक 292 अंक यानी कि 1.67% फिसलकर 17,184 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कमजोर वैश्विक सूचकांकों के बीच भारतीय शेयर बाजार आज जोरदार गिरावट के साथ खुले और दोनों इंडेक्स ने दिन भर लाल निशान पर कारोबार किया। इसके बाद लाल निशान पर ही कारोबार बंद भी हुआ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लखीमपुर हिंसा, आशीष मिश्रा की बेल रद्द होने पर राकेश टिकैत का रिएक्शन। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किसानों को न्याय की उम्मीद दी है। राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को अब पीड़ित किसानों को सुरक्षा, मुआवजा और न्याय दिलाने के लिए काम करना चाहिए। दोस्तों राकेश टिकैत ने ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने से
से किसानों में न्याय की उम्मीद जगी है। उत्तर प्रदेश सरकार पीड़ित किसानों की सुरक्षा, मुआवजा, न्याय दिलाने का काम करे, बेगुनाह किसानों को जेल से बाहर निकाले, पूर्ण न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वेदर अपडेट। दिल्ली एनसीआर में अगले 5 दिन चलेगी भयंकर लू, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने जारी किया पूर्वानुमान। जी हां दोस्तों, जहां बीते कुछ दिनों से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली थी, वहीं अब गर्मी फिर से सर चढ़ने लगी है। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग का इशारा इसी ओर है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बीते 2 दिन की मामूली राहत के बाद सोमवार से एक बार फिर लू यानी कि हीट वेव के शुरू होने के संकेत हैं। दोस्तों, मौसम विभाग इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक दिल्ली में सोमवार से अगले कुछ दिनों तक लू चल सकती है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का अनुमान है कि राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, राजधानी और आसपास के इलाकों में अगले कुछ दिन धूल भरी हवाएं भी लोगों को परेशान करेगी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल उड़ेगी। 19-20 अप्रैल को ऐसी ही स्थितियां वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में भी रहेंगी। दोस्तों, अगले 5 दिनों के अपने पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में 19 से 20 अप्रैल 2022 के बीच हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। पंजाब में अगले 5 दिन हल्की बारिश के आसार हैं। पंजाब, यूपी, राजस्थान, हरियाणा में भी धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। वहीं दोस्तों, बिहार, ओडिशा, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में अगले 5 दिन गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महिला टीम को विश्व कप सेमीफाइनल से पहले खाना नसीब नहीं हुआ, समोसों पर निर्भर रहना पड़ा, विनोद राय ने किया खुलासा। जी हां दोस्तों, सभी को याद है कि साल 2017 में इंग्लैंड में खेले गए महिला विश्व कप में भारतीय टीम का प्रदर्शन बहुत ही शानदार था। इसी टूर्नामेंट में भारतीय बालाओं ने ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी, लेकिन जब पूरा देश उनसे खिताब की उम्मीद लगाए बैठा था, तब भारतीय टीम फाइनल में इंग्लैंड से सिर्फ 9 रन से हारकर खिताब गंवा बैठी, जिसका सीईओ के तत्कालीन चेयरमैन विनोद राय को बहुत ही मलाल है। उन्हें इस बात का भी दुख है कि वह अपने कार्यकाल में भारतीय महिला क्रिकेट के लिए कुछ खास नहीं कर सके। राय ने अपनी हालिया रिलीज किताब नॉट जस्ट नाइट वॉचमैन में किए गए खुलासों में महिला क्रिकेट पर भी रोशनी डाली। विनोद राय ने एक वेबसाइट से बातचीत में लिखा कि मुझे नहीं लगता कि महिला क्रिकेट को वह तवज्जो दी गई है जिसकी वह हकदार है। महिला क्रिकेट को साल 2006 तक गंभीरता से लिया जाता था। तब बोर्ड पूर्व अध्यक्ष शरद पवार ने पुरुष और महिला दोनों को शिक्षण का विलय कर दिया था। राय ने लिखा कि मैं यह जानकर बहुत ही भौचक्का था कि पुरुषों की ड्रेस को काटकर या इन्हीं से समायोजित करके महिलाओं की ड्रेस तैयार की जाती थी। ऐसे में मैंने खुद नाइक कंपनी को फोन कर कहा कि यह सही बात नहीं है और उन्हें महिला टीम के लिए अलग से ड्रेस डिजाइन करनी होगी। उन्होंने यह भी लिखा कि मेरा दुख यह रहा कि साल 2017 विश्व कप में हरमनप्रीत कौर द्वारा मुकाबले में खेली गई 171 रन की पारी तक मैं महिला क्रिकेट पर सही तरह से ध्यान नहीं दे सका जिसकी वह हकदार थी। राय ने कहा कि हरमनप्रीत ने मुझसे कहा कि सर मेरी मांसपेशियों में खिंचाव था, मैं ज्यादा दौड़ नहीं सकती, इसलिए मुझे छक्के जड़ने पड़े। हरमन ने बताया कि टीम को बताया गया कि उन्हें यहाँ भोजन नहीं मिल सका, इसलिए उस सुबह टीम ने नाश्ते में समोसे खाए। राय ने यह भी खुलासा करते हुए किताब में लिखा कि सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़े मुकाबले से पहले महिला टीम को होटल में खाना तक नसीब नहीं हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मिशेल मार्श की रैपिड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव लेकिन आरटीपीसीआर नेगेटिव। अब दिल्ली पंजाब में मैच होगा या नहीं? जी हां दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे विदेशी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मिशेल मार्श रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट में कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद अनिवार्य आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच बुधवार को आईपीएल मुकाबला होना है। हालांकि अब मार्श की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इस मैच पर कोई खतरा नहीं है। उन्होंने इसे तय समय पर आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, बात की पुष्टि की जा सकती है कि फिजियो पैट्रिक फरहाड को छोड़कर दल के सभी अन्य सदस्य आरटीपीसीआर जांच में नेगेटिव आए। फरहाड कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद आइसोलेशन में है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के अधिकारी ने सोमवार को कहा कि मिशेल मार्श की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव है। आरटीपीसीआर रिपोर्ट को निर्णायक माना जाता है। दोस्तों, अधिकारियों ने आगे कहा कि मार्श के अलावा अन्य सभी भारतीयों का भी आरटीपीसीआर जांच नेगेटिव रही है। दिल्ली और पंजाब के बीच बुधवार से मैच को अब कोई खतरा नहीं है। 30 वर्षीय मार्श ने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में 16 अप्रैल को मैच खेला था। उस मैच में मार्श ने 14 रन बनाए थे। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
दोस्तों आईपीएल 2022 यानी कि इस बार आयोजित हो रहे टाटा आईपीएल 2022 में कौन कौन सी दो नई टीमें शामिल हुई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उन दो नई टीमों का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उन दो नई आईपीएल की टीमों का नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। साथ ही अपने दोस्तों मित्रों के साथ हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।